आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है मुकाबला का। मेवात में जो हिंसा फैलाई गई, एफआईआर देख के लग रहा है कि दंगा फैलाने का पूरा प्लान था। क्योंकि सोचिए कि स्थिति क्या रही होगी कि पुलिस वालों ने दंगाइयों के डर से थाने का मेन गेट बंद कर लिया था। इसके बावजूद दंगाइयों ने बस से दीवार तोड़ी और फिर थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों पर पथराव, फायरिंग, गाड़ियां तोड़ना, कंप्यूटर और लैपटॉप लूटना, फाइल्स में आग लगाना और पुलिस वाले छत पर से हवाई फायरिंग करते रह गए। नूह के एसएचओ आबिद हुसैन ने अपनी एफआईआर में यही लिखवाया है कि पुलिस प्रशासन पर एक समुदाय के 700 से 800 लोग जो हथियारों से लैस थे, हमला कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे और जमकर अराजकता फैला रहे थे। सैकड़ों हवाई फायरिंग के बाद तो दंगाई पीछे हटे। दंगाइयों ने मेवात की यह स्थिति कर दी थी और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2 करोड़ 70 लाख आबादी है, लेकिन 60 वाले पुलिस वाले हैं, तो सबकी सुरक्षा पुलिस वाले तो नहीं कर सकते। सीएम साहब को कौन बताए कि अगर पुलिस वाले कम हैं तो भर्ती कर लीजिए। संवेदनशील मौके पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि सबकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती। मतलब अब आम आदमी को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। क्या ऐसे ही रवैये का नतीजा थी नूह हिंसा? क्या दंगाइयों को पता था कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसलिए उनके मन में जो आया वो किया? थाने में घुसकर आगजनी, बस यात्रियों को बंधक बनाया। क्या ये सब प्रशासन के लचर रवैये की वजह से हुआ? आज इसी पर करेंगे डिबेट, इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री खट्टर का ये बयान आप सुनिए। देखिए, समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है, न आप और हम कर सकते। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000। तो मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनसे संवेदनशीलता की उम्मीद की जा रही थी, जब उनसे उम्मीद की जा रही थी कि दंगे में पीड़ित लोगों के जख्मों पर मरहम लगेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री अपनी मजबूरी बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पुलिस की संख्या कम है, इसलिए हर किसी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं रमन मलिक, नेता बीजेपी, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, आचार्य विक्रमादित्य, धर्मगुरु, मोहम्मद फरहान, प्रवक्ता एआईएमआईएम, अतीकुर रहमान, रिसर्च स्कॉलर, तस्लीम रहमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत रमन मलिक जी आपसे कर रही हूं। ऐसे वक्त में जब आपकी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोकल इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मुख्यमंत्री का लोगों के सामने आकर ये मजबूरी गिनाना कि हमारे पास पुलिस कम है, जनसंख्या ज्यादा है, सबकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती है, ये संवेदनहीनता नहीं तो क्या है? जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है, वो संवेदनहीनता उसको कहना मेरे ख्याल से आपकी त्रुटि है। क्योंकि मैन टू मैन पुलिसिंग किसी भी देश में किसी भी जगह नहीं होती। हाँ, मैं इन चीज़ों को ज़रूर मानता हूं कि एक बारी सिचुएशन को संभलने के उपरांत सरकार को ये आकलन करना पड़ेगा कि कहाँ किस किस के साथ कैसे कैसे त्रुटियां हुई हैं और उन त्रुटियों के ऊपर कौन जिम्मेवार है, उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। चाहे वो पुलिस महकमे में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो फिर वो लोग भी हों जो चुनाव जीत के वहां बैठे हुए हैं और धमकियां दे रहे हैं। तो ये सारे के सारा काम जो है, वर्तमान में सबसे बड़ी चीज है कि इस समय पुलिस को और प्रशासन को सिचुएशन को काबू में करना है। वो काबू में मूलतः हो गया हुआ, थोड़ा बहुत कहीं रहता है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके उपरांत ये फैक्ट फाइंडिंग, एसआईटी बनना और सारे काम वो भी साइमल्टेनियसली चालू हो गए। तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबा समय उन लोगों के पास है जिन्होंने इस घटनाक्रम की रचना करी, इस घटनाक्रम के ऊपर जिन्होंने अपना षड्यंत्र रचा, उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर छुपे भी होंगे तो उनको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है,
रमन जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर नहीं था कि अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी सरकार अब कितनी सजग है या कितनी एक्टिव है। मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर था कि आपने क्यों होने दिया नूह में ये सब कुछ, आपने मेवात को क्यों जलने दिया, सोशल मीडिया के वो पोस्ट आपको क्यों नहीं दिखाई दिए जो लोगों को भड़काने के लिए काफी थे। और मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 60,000 पुलिस है, फिर मैं ये मान लूं कि आपकी शासनकाल में, आपकी सरकार में सिर्फ 60,000 लोग ही सुरक्षित हैं, बाकी तो सब राम भरोसे हैं। क्या आपके अनुसार आज आपकी डिबेट पे 1 2 3 4 5 6 बंदे बैठे हुए हैं, क्या आप 6 को इकट्ठे एक समय पे समय दे सकती हैं बोलने का? नहीं दे सकते। इसी तरीके से रमन मलिक जी सुनिए, आप कोई डिबेट नहीं चला रहे हैं। रमन मलिक जी, आप कोई डिबेट नहीं चला रहे हैं, आप एक स्टेट चला रहे हैं। आपके पास 2 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। आपको यहाँ बैठाकर लोगों को समय नहीं देना है बोलने का, आपको लोगों को सुरक्षित करना है। तो ये बेतुका एग्जाम्पल सर प्लीज मत दीजिए। सुनिए सर, आप एक डिबेट का कंपैरिजन एक सरकार से, एक राज्य से तो प्लीज मत करिए। देखिए, जो भड़काऊ भाषण देने वाले लोग हैं या जिन्होंने 21 तारीख और 23 तारीख को, ये 2 तारीखें हिंदुस्तान टाइम्स ने भी छापी हैं, अपने ऑनलाइन पोस्ट में भी छापी है। 21 तारीख और 23 तारीख को जो मीटिंगें करके जिन्होंने ये बोला कि छतों के ऊपर पत्थर रखो, कांच की बोतलें रखो, और वो लोग स्पेशली जैसे मामन खान जैसे लोग हैं जो विधानसभा में भी धमकी देते हैं और मीटिंगें अरेंज करके लोगों को उकसाते हैं, ऐसे सारे लोगों को, और वो लोग जो एमएलए हैं, चुने हुए एमएलए हैं, अगर वो ऐसा काम करते हैं तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें। तो रमन मलिक जी, क्या हरियाणा में विपक्ष ज्यादा मजबूत है? क्या विपक्ष के नेता ज्यादा मजबूत हैं? क्या सरकार वहां पर विपक्ष के नेताओं से कमजोर है? रमन मलिक जी, एक सेकंड रुक जाइए ना सर। जब आप विपक्षी नेताओं की तरफ इशारा करेंगे, जब आप भड़काऊ पोस्ट की तरफ इशारा करेंगे, तब भी सवाल आप पर खड़े होंगे कि आप कर क्या रहे थे। आपको कैसे नहीं पता चला कितनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है, मेवात को जलाने की कोशिश हो रही है? एक मिनट, पुलिस का काम कितना हुआ, अगर उसमें कमी रही, इंटेलिजेंस में अगर कमी रही या नहीं रही, ये आकलन करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो जरूर करेगी। और ये होना भी चाहिए, ना सिर्फ उनको जिन्होंने भड़काऊ पोस्ट डाले, बल्कि उनको भी जिनकी तरफ से कमी रही, जरूर काम होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी करेंगे भी। लेकिन मेरा मानना और कहना यह है, जिसको आपको समझना चाहिए, ना मैन टू मैन पुलिसिंग होती है, और सोशल मीडिया के जमाने में अगर आप नहीं रमन मलिक जी, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप जनता को भगवान भरोसे छोड़ देंगे। मैन टू मैन पुलिसिंग आप नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना कर दीजिए कि जितनी भी पुलिस आपके पास है, उस पुलिस को इतना एक्टिव तो कर दीजिए कम से कम कि अगर वो किसी यात्रा में तैनात की गई है तो वहां वो ये सुनिश्चित करवा पाए कि इतनी भीड़ इकट्ठा ना हो। ये नहीं कर सकते अगर आप रमन मलिक जी कि आप मैन टू मैन आप सुरक्षा दे पाए। सर, मैं आपकी भाषा में कहूं, एक सेकंड रमन जी, एक सेकंड, मैं आपकी भाषा में कहूं तो 60,000 पुलिसकर्मी अगर हैं तो सिर्फ 60,000 लोग ही आपके शासनकाल में सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं सरकार चला सकते ना आप लोग। तो फिर उनका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर, विजय शंकर तिवारी। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, क्या यही रवैया है जिसकी वजह से आप लोगों का भी विश्वास उठा? आपने भी कहा कि भाई पुलिस उस वक्त इतना काम नहीं कर पाई जितना काम करना चाहिए था। किसको जिम्मेदार आप मान रहे हैं नूह में हुई घटना को लेकर? प्राची जी, मैं जिम्मेदार मान रहा हूं जो पत्थर बरसा रहे थे, मैं जिम्मेदार मान रहा हूं जो गोलियां बरसा रहे थे, मैं जिम्मेदार मान रहा हूं जो मोर्टार से बम दाग रहे थे, मैं जिम्मेदार उनको मान रहा हूं जो जिन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए थे। ये यात्रा पहली बार नहीं निकल रही प्राची, ये कई वर्षों से निकल रही है, और ये तीर्थ यात्रा थी, ये कोई शोभा यात्रा भी नहीं थी और कोई जलवा जलसा भी नहीं था। और इस प्रकार की ये जो वहाँ 5 पांडवकालीन शिव मंदिर हैं, प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में यहाँ पर पूरे हरियाणा से लोग आते हैं। उसमें किसी विशेष दल के हैं ऐसा नहीं, जो केवल भक्ति भाव से आता है, वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ होता है, वो भक्ति भाव से आता है और तीर्थ स्थल के दर्शन करके वापस जाता है। ये उसी प्रक्रम में ये चली आ रही थी। जब वहाँ यात्रा में 20 से 25 हज़ार लोग पहुँचे
तो आगे से पत्थर बरस रहे थे, पीछे से भी गोलियां और पत्थर बरस रहे थे, ऊपर से पत्थर बरस रहे थे, दूर से भी इसी प्रकार के हमले हो रहे थे। और वहां लोगों ने देखा कि कैसे एक हमारा कार्यकर्ता था, उसका गला रेता, उसको उसी के गाड़ी में डाला और उसी गाड़ी में उसको फूंक दिया। ऐसी कई हत्याओं की बात आपके सामने आई हुई है। तो इस जघन्य जो घटना घटी है, उस घटना पर कौन दोषी है, एक बात तो यह देखना चाहिए। मारने वाले दोषी हैं, बचाने वाले दोषी हैं, जाने वाले दोषी हैं, कौन दोषी है? तो मुझे लगता है कि एक बार मेवात कश्मीर से अधिक आगे बढ़ गया है, ये दुनिया के, भारत के सामने आना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए कि फ्रांस से लेकर के भारत तक एक ही टेंडेंसी इनकी चली आ रही है। यानी आप जब कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो बरेली में जाकर के हमला हो जाता है, शोभा यात्राएं निकलती हैं तो हमला हो जाता है। लेकिन विजय तो शंकर आज तक आपने सुना है कभी किसी ताजिए पर हमला हुआ हो? विजय शंकर आपने कभी सुना है कभी इनके किसी त्योहार पर हमला हुआ हो? ठीक है सर। तो ये मानसिकता है प्राची, इस मानसिकता की तरफ ध्यान जिस करने की कोशिश मानसिकता की करिए आप पहले। बात कर रहे हैं, यही मानसिकता एक दूसरे पक्ष की तरफ से भी सामने आ रही है। कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं, उन वीडियोस के आधार पर हिंसा भड़की ये कहा जा रहा है। उन वीडियोस को वक्त रहते क्यों नहीं रोका गया विजय शंकर तिवारी जी, जिसमें मोनू मानेसर कह रहा है कि मैं आ रहा हूं? एक वीडियो यात्रा के दौरान वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। उन वीडियोस को वक्त रहते क्यों नहीं रोका गया? आप जानते हैं वो आरोपी है, आप जानते हैं कि उसको लेकर माहौल कितना सेंसिटिव हो सकता है। बिल्कुल 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 प्राची बिल्कुल ठीक बात कह रही है। मोनू मानेसर एक तो वहां था नहीं, और दूसरा, अगर मोनू मानेसर आ रहा है तो उस यात्रा में बच्चे थे, उस यात्रा में बुजुर्ग थी, उस यात्रा में महिलाएं थीं, उस यात्रा में हर वर्ग के लोग थे, हर आयु के लोग थे। तो अगर मोनू मानेसर आएगा प्राची, तो उन पर गोलियां बरसाकर उनको मार दिया जाएगा क्या? हम कहते हैं मोनू मानेसर का वीडियो आया, वो वायरल हुआ, तो ये उसका कारण बना, यही उसका कारण बना। तो क्या ये छूट मिल जाती है कि जो लोग तीर्थ यात्रा में आ रहे हैं, चूंकि मोनू मानेसर आ रहा है, इसलिए इनको जाने मत दीजिए, इनको गोलियां से भून दीजिए। वहां पुलिस वाले भी मारे गए हैं प्राची जी, 2 पुलिस वाले मारे गए हैं, कुछ को गोली भी लगी है। बिल्कुल विजय शंकर तिवारी जी, मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है, जो जिस एफआईआर की कॉपी में बताया जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, एक मॉब पुलिस पर कैसे हमला कर रही थी। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है और एक एक जानकारी मेरे पास है। लेकिन उन वीडियो को रोका जा सकता था तिवारी जी, ताकि इस माहौल को इतना बड़ा होने से रोका जाए। एक पक्ष ने आप पर पथराव किया, आप पर फायरिंग की, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। चर्चा करने का क्या विषय है? बिल्कुल प्राची मैं कहता हूं वो ठीक है, मैं उस विषय से बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल असहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन आज अगर मोनू मानेसर वहां जा रहा है, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ठीक है सर, मोनू मानेसर जा रहा है तो क्या तीर्थ यात्रियों को भून दिया जाएगा? मैं ये बात कर रहा हूं। ठीक, मोहम्मद फरहान जी, ठीक है। अगर मोनू मानेसर आता और आप कुछ करते तो बात अलग की है, ठीक है सर, लेकिन मोनू मानेसर अगर वहां आ रहा है ठीक है, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, आपकी बात आगे तिवारी जी। मोहम्मद फरहान जी, मेरे पास जितनी भी एफआईआर की कॉपी है उसमें खुद पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि कैसे वो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। 500, 600, 700, 800 की संख्या में लोग आ रहे हैं, धार्मिक नारे लगा रहे हैं। उन धार्मिक नारों से पहचान की जा सकती है कि वो किस समुदाय के हैं। उन पर हमला किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है। उनके हाथों में हथियार कहां से आए? मोहम्मद फरहान जी, इस पर भी तो आप लोग बोलेंगे ना, समझाएंगे ना आप लोगों को? मैं लौटूंगी आपके पास मोहम्मद फरहान जी, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं अतीकुर रहमान जी के पास चली जाती हूँ, इसी सवाल का जवाब मैं उनसे ले लेती हूँ। अतीकुर रहमान साहब, जो भी कुछ मेवात में हुआ वो किस वजह से हुआ? इतनी नफरत क्यों पैदा हो गई है कि अगर कोई एक समुदाय यात्रा निकालना चाहता है तो उस यात्रा पर पथराव भी करेंगे, फायरिंग भी करेंगे, पुलिस को भी नहीं छोड़ेंगे, थानों को नहीं छोड़ेंगे, अस्पतालों को निशाना बनाएंगे? प्राची जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपका, और ये पहली बार नहीं है जो ये सवाल पूछा जा रहा है और इसका जवाब लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्राची जी ये है कि आखिर देश की सरकार आज से पहले ऐसे ही मामलों के अंदर क्या कदम उठा चुकी है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिसेस हमारा ध्यान दिला रहे हैं, सरकारों का ध्यान दिला रहे हैं कि आप धर्म को पॉलिटिक्स से अलग रखिए। इलेक्शन कमीशन के कानून में यह बात मौजूद है कि आप वोट नहीं मांग सकते धर्म के नाम पर। तो आखिर धर्म और पॉलिटिक्स को अलग करने में हम, आप और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज नाकामयाब क्यों हैं? जब तक के धर्म को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जाएगा प्राची जी, मैं विजय शंकर तिवारी पर इल्जाम लगाता रहूंगा और ये मुझ पर इल्जाम लगाते रहेंगे। ये घृणा बढ़ती रहेगी, ये जहर फैलता रहेगा। और अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है तो कम से कम प्राची जी, आज मुझे और आपको यह आवाज उठाना पड़ेगी कि देश की सरकार ये कदम उठाए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को पुलिसिंग के साथ अलग किया जाए। क्या यह भी मुमकिन नहीं है? और अगर ये दोनों बातें मुमकिन नहीं है तो हमारा आपको बात करने का अधिकार नहीं है। नहीं, अतीकुर रहमान जी, इस केस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको पुलिसिंग में कैसे नजर आ रहा है? आप जो एक बड़ा पॉइंट उठा रहे हैं, इस केस में क्या आप मुझे पॉइंट आउट कर पाएंगे वो ऐसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पुलिसिंग में जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पत्थर आ गए, लोग धार्मिक नारे लगाने लगे, लोग साइबर थाने के सामने जाकर कह रहे हैं जिंदा जला दीजिए, जिंदा जला दीजिए अंदर जो पुलिस वाले हैं? इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहां से आया? प्राची जी, मैं नहीं जानता हूं कि हमारे पैनल पे कोई पुलिस ऑफिशियल या कोई रिटायर्ड आईपीएस हैं या नहीं है। अगर होते तो आपको बता सकते थे। क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या नहीं होता है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे देश में, हमारे स्टेट्स के अंदर? क्या पुलिसिंग बहुत ही फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है? मैं ये नहीं कह रही अतीकुर रहमान जी, इससे पहले कभी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं देखा है ना। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं नहीं इनकार कर रही कि ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है, वो अलग बहस का विषय है। मैं आपसे ये कह रही हूं, मेवात में 31 जुलाई को जो कुछ हुआ या नूह में 31 जुलाई को जो कुछ हुआ, उसमें कौन सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था? कौन सी ऐसी बातें आपको लगी कि लोगों के हाथ में पत्थर आ गए और पत्थर बरसाने लगे एक पक्ष पर, मंदिर को घेर लिया, फायरिंग करने लगे? प्राची जी, ये नूह और मेवात और हरियाणा की गुड़गांव की घटना को अगर आप इन आइसोलेशन देखना चाहेंगी तो आप टुवर्ड्स द सॉल्यूशन कभी नहीं पहुंच पाएंगी। इनको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता क्योंकि सरकारें और सरकार के फ्रिंज एलिमेंट इस तरफ बहुत खूबी से काम कर रहे हैं। ये नफरत मैं भी फैला रहा हूं और ये नफरत विजय शंकर तिवारी जी भी फैला रहे हैं। और इसका सलूशन अगर आप चाहती हैं तो आपको पुलिस रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे जो कि 50 साल से लंबित हैं। मैं तस्लीम रहमानी जी के पास जाऊं, उससे पहले सुनिए ना सर एक सेकंड रुक जाए। अतीकुर रहमान जी, मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रही हूं या नहीं जा रही हूं ये यहां बैठकर डिसाइड नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूं पुलिस तो कार्रवाई वहां पर करती, पुलिस का तो फेलियर है, मैं तो खुद ही कह रही हूं शुरुआत से। लेकिन उन लोगों को किसने मॉब कर दिया? वो लोग कौन थे जो पत्थर लेकर निकल पड़े, जो पत्थर लेकर जान लेने पर आमदा हो गए, पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, पुलिस वालों को गोली मार रहे हैं? तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता। अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता तो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, दैट मींस इट वाज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है सर, आप प्रशासनिक फेलियर पर बात करेंगे, आप बात करेंगे पुलिस पर, आप बात करेंगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पर, लेकिन आप इस बात पर बात नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आ कैसे गई, उनको किसने भड़काया, वो कैसे सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाल रहे थे, इस तरफ भी बात करनी होगी हमें। आचार्य जी, जो अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का नतीजा है कि हम पुलिस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं, पुलिस या सिस्टम में, इस वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं, इस वजह से टारगेट करके लोगों को मारा जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, सामने चाहे पुलिस ही फिर क्यों ना हो। देखिए, ये जो घटना घटी है बहुत दुखद है और इसको देख के भयावह स्वरूप सामने आता है कि किस प्रकार से राजनीति खेली जा रही है और कैसे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये कोई पहला इंस्टेंस तो है नहीं। दिल्ली के दंगे आपको याद होंगे, आधे घंटे के अंदर किस प्रकार से वो आपको वीडियो तक याद होंगे जिसके अंदर कहा गया था कि बलवा होने वाला है, जलजला आने वाला है, और लेकिन लोग अपने बच्चों को स्कूल से लेके भाग रहे थे और किस प्रकार से पता था। ये आधे घंटे के अंदर सब व्यवस्थाएं किस प्रकार से की जा रही हैं, अतीकुर रहमान साहब उस बात को छुपा रहे हैं।
जो लगातार ऑर्गेनाइज तरीके से मदरसों में, मस्जिदों में, इनकी कमेटीज के अंदर जो ऑर्गेनाइज वे में काम किया जा रहा है, उसकी खबर तो बाहर आ ही नहीं पाती। कितना ही इंटेलिजेंस आप रख लीजिए, आपने दिल्ली के अंदर देखा है कि जिस आंदोलन चल रहे थे, पुलिस की पूरी व्यवस्था थी, उसके बाद भी उनको सैबोटाइज करके किस प्रकार से कहां लोग पहुंच रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज वे में कॉन्स्पिरेसी इस देश के खिलाफ चल रही है। और ये अतीकुर रहमान जैसे लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, ये सब के सब उसके पार्ट हैं, ये सब के सब अच्छे से उस व्यवस्था को जानते हैं। देखिए कैसी भयावह स्थिति, आतंक, ये तो मैं कह रहा हूं नरसंहार का एक आयोजन था वहां पर, नरसंहार। वो जगह जो जगह है, वो मंदिर है, वो पूरा का पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंदर है, घेर के मारने की व्यवस्था थी। इतनी ज्यादा बुरा, मैं कहूंगा ये कोई और सही सत्य बता रहा हूं आपको, घेर के मारने की। ये तो भगवान की कृपा थी, भगवान ने रक्षा करी कि ये लोग पूरी तरह से जो जिस प्रकार से अपने हमला, हथियार, बंदूकें, गोलियां, सोचिए कहां से आ रही है ये सब चीजें। और ये लगातार इनको पुरानी आदत है। गौरक्षा के आंदोलन के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये लोग वो हथियार लेके आते हैं और पुलिस के साथ किस प्रकार की इनकी मुठभेड़ पिछले 20 सालों में हमने वो लगातार कितनी डिबेटें करी है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज वे में इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये मेवात क्षेत्र के लोगों को ये बात, लेकिन फिर इनको भड़का भी कौन रहा है आचार्य जी? फिर क्या हमें नहीं बचना चाहिए उन तमाम तरीकों से जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, या हमें नहीं बचना चाहिए उन तरीकों से कि हम वीडियोस वायरल ना करें? आप क्या मंदिर जाना छोड़ दें? मैं मंदिरों की बात नहीं कर रही, आचार्य जी, जो इन लोगों ने छोड़ दिया, मैं यात्रा की बात नहीं कर रही। एक सेकंड आचार्य जी, मैंने यात्रा की बात नहीं की, मैं उन वीडियोस की बात कर रही हूँ जिन वीडियोस में एक आरोपी ये कह रहा है कि मैं इस यात्रा में शामिल हूंगा, आप लोग आइए, मेरे समर्थक यहाँ पर जुटिए। कंप्लेंट करते हैं ना, उसके लिए अगर इनके पास ऐसी रिपोर्ट्स थी तो पुलिस में जाके कंप्लेंट करते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज थी, इनकी जो लोग हैं, मदरसे वाले हैं, इनकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज वाले बैठे सो रहे थे क्या? इन्होंने एक कंप्लेंट करी, वो दिखा दें यहाँ बैठकर, या अतीकुर रहमान ये बैठे हुए यहाँ पर, ये दिखा दें हमें, आज टीवी पे दिखा दें कि इनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी और इन्होंने डीजीपी हरियाणा को, चीफ मिनिस्टर हरियाणा को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के रक्षा मंत्री को, भारत के होम मिनिस्टर को, इन्होंने एक रिपोर्ट करी। मैं आ रही हूँ अतीकुर रहमान जी से, पहले तस्लीम रहमानी जी से मैं एक कमेंट ले लूं। तस्लीम रहमानी जी, ये क्यों हो रहा है? ये तस्वीर हमें देखने को क्यों मिल रही है? एफआईआर में जितनी बातें सामने आ रही हैं उसमें ये लग रहा है कि भीड़ तो सुनने को तैयार थी नहीं, पुलिस वाले सामने हैं, ये मानने को तैयार नहीं थी, बस पत्थर चलाने, हमला करना है, पेट्रोल बम चलाने और फायरिंग करनी है। ये वालिबन एक धार्मिक यात्रा थी जो अभी मैंने यहाँ पर सुना तमाम वक्ताओं से। तो राव इंद्रजीत सिंह का जो आज स्टेटमेंट है, जो बीजेपी के ही हैं और सेंटर में एमओएस हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो कह रहे हैं कि धार्मिक यात्रा में जो लोग शरीक हुए वो धार्मिक, उसमें हथियार ले जाने की क्या जरूरत है? सीधी बात है कि विश्व हिंदू परिषद कोई धार्मिक संस्था तो नहीं है, बजरंग दल कोई धार्मिक संस्था तो नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज, ये धार्मिक लोग तो नहीं है। और अगर हैं तो विजय शंकर तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, ये बोलें कि ये धार्मिक हैं, तो फिर हम पूछेंगे कि किस तरह से धर्म का पालन करते हैं। तो एक धार्मिक यात्रा को, जल अभिषेक को, ये लोग जो सेमी पॉलिटिकल लोग हैं, एक जो नोन तौर पर इंटरनेशनली नोन मिलिशिया ग्रुप है, जो हैवीली आर्म्ड ग्रुप है, ये लोग इन यात्राओं में घुस के अगर हथियार लेके जाएंगे और फिर चैलेंजिंग मोड होगा कि मोनो मानेसर तो इसमें होगा और देखते हैं कैसे नहीं निकलेगी, तो ये तो रिटेलिएशन का एक माहौल। अब देखिए हरियाणा एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल स्टेट है, देश का हार्ट है इंडस्ट्री का और एग्रीकल्चर का। वहां आप धार्मिक उन्माद अगर पैदा करेंगे, टेंशन क्रिएट करेंगे, तो आप देश को कोई सर्विस तो दे नहीं रहे। ये तो एक डिसर्विस है। और देखिए, वो अगर एक पॉलिटिकल संगठन है या कैसा भी संगठन है, ये उनकी आजादी है ना कि वो अपने धर्म को लेकर यात्रा निकाल सकते हैं। अब ये बैठकर यहाँ तस्लीम रहमानी या मैं तो तय नहीं करूंगी कि कौन सी यात्रा निकालेंगे, कौन सी यात्रा नहीं निकालेंगे, ये तय प्रशासन को करना था, प्रशासन ने इनको इजाजत दी थी। लेकिन इस यात्रा निकालने के बाद आप पथराव कर देंगे, आप हमला कर देंगे, ये तो जायज नहीं है ना। मैं लौटूं आपके पास, इस वक्त मेरे साथ अनिल विज जुड़ गए, गृह मंत्री हरियाणा। आपका स्वागत है अनिल जी इंडिया टीवी पर। हरियाणा में ये सब कुछ हो गया अनिल विज जी, तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मेवात को जलने किसने दिया, नूह में ये किसकी इतनी बड़ी साजिश थी कि सब कुछ, सारे तंत्र फेल हो गए और दंगाई कामयाब हो गए। आवाज आ रही है अनिल जी? सुना नहीं। हाँ जी, थोड़ी कम है जी आवाज, बिल्कुल। अच्छा, आवाज
ठीक है अनिल जी, मैं आवाज बढ़वा रही हूँ। हाँ जी, अब पूछिए आप। जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि ये क्या हो गया हरियाणा में, ये मेवात इलाके में, ये सेंसिटिव जोन में ये इतनी बड़ी चूक कहां पर रह गई या कहां पर गलतियां हो गई कि दंगाई कामयाब हो गए और सब कुछ तहस नहस हो गया? आवाज नहीं मिल पा रही सर। अनिल जी आवाज आ रही है? कट रही है यार। चलिए अनिल जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि हरियाणा में सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन तस्लीम रहमानी जी, जो मेरा आपसे सवाल था कि अगर धार्मिक यात्रा भी कोई संगठन निकाल रहा है, कोई पॉलिटिकल संगठन भी निकाल रहा है, तो ये मैं और आप तो तय नहीं करेंगे ना कि उन्हें मंदिर जाना है कि नहीं जाना। अगर वो धार्मिक यात्रा निकालेंगे तो हम पत्थर ही मारेंगे, ये जरूरी तो नहीं है ना? ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने जहां से अपनी बात शुरू की थी कि राव इंद्रजीत सिंह जी जो खुद बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं धार्मिक यात्रा में हथियार लेके लोग गए थे। तो क्या धार्मिक यात्रा में हथियार लेके जाना किस बात का सबूत है? एक बात। दूसरी बात, अभी इससे पहले बरेली में जो वाकया पेश आया था, कांवड़ियों के भेष में वीएचपी के लोग हथियार लेके गए, एसएसपी ने उनको रोका, 4 घंटे के अंदर एसएसपी का तबादला हो गया और 2 ऐसे। देखिए सर, हथियार लेकर जाने पर आप दूसरे पक्ष को आजादी नहीं मिल जाती है ना कि आप खुलेआम पथराव कर दीजिए, उनकी गाड़ियों को जला दीजिए, आप उन पर पेट्रोल बम फेंक दीजिए। मैं लौटूं आपके पास, मैं आ रही हूं तिवारी जी, मेरे साथ गृह मंत्री हरियाणा जुड़ गए हैं, मैं उनके पास एक बार फिर से जाऊंगी। अनिल जी, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है सर, तो मेरा सवाल ये है कि मेवात में ये क्या हो गया, ये किससे इतनी बड़ी चूक हो गई, कैसे तमाम जो तंत्र हैं वो इतने फेल हो गए कि दंगाई अपनी साजिश में कामयाब हो गए और जगह जगह तस्वीरें हमने तबाही की देखी। देखिए, ये यात्रा जो है ये लगभग पिछले कई वर्षों से निकाली जा रही है और जितने बंदोबस्त पिछले वर्षों में किए जाते हैं, वहां के स्थानीय प्रशासन ने उतने ही बंदोबस्त इस वर्ष भी किए थे, लेकिन किसी ने जहर घोल दिया। किसी ने यात्रा शुरू होने से पहले षड्यंत्र कर दिया, किसी ने इंजीनियरिंग कर दी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। हम उसकी अब गहनता से जांच करा रहे हैं, लेकिन पहले हमारे सामने है शांति को स्थापित करना, लोगों में विश्वास कायम करना, और जिन लोगों ने ये कुछ किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना। उसके लिए हमारी सरकार कर रही है। 30 कंपनियां हमने हरियाणा की नू में डाली हैं, 20 कंपनियां हमें केंद्र से मिली, वो हमने वहां पर डाली है। सारे नू को 8 थाने हैं, हमने 8 थानों में विभाजित किया है और हर थाने का इंचार्ज एक आईपीएस को बनाया है। सारे तथ्य जो हैं, जो सीसीटीवी पर या अन्य माध्यमों से उपलब्ध हो सकते हैं, वो हम एकत्रित कर रहे हैं। सोशल मीडिया का भी इसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा हाथ है, उसके लिए भी मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बना दी कि 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक और उसके बाद तक सारा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर सारा स्कैन करें और जहां जहां भी अगर किसी ने उत्तेजना बढ़ाने वाली पोस्ट डाली है तो उन सब के खिलाफ देश के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें कोई हमारे पार्ट पर भी लैप्सेस हो सकते हैं, मैं उसकी भी जांच करवाऊंगा, लेकिन पहले मेरा जो फर्ज है पहले शांति स्थापित करना, कानून व्यवस्था को कायम करना। उसके लिए मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूं और उसके बाद हम ये सब कराएंगे कि किसने जहर घोला, किसने षड्यंत्र रचा, इसकी भी जांच कराएंगे। और सरकार के स्तर पर अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की ढिलाई रही, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ठीक है,
अनिल जी, आपने कहा ये इंजीनियरिंग हुई है, ये एक साजिश हुई है, ये जहर घोलने का काम किया गया है, क्योंकि यात्रा तो पहले से भी निकलती थी। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग हो गई या इतनी बड़ी साजिश हो गई, कानो खान अगर लोकल प्रशासन को पता नहीं चलता है, पुलिस को पता नहीं चल पाती है, सोशल मीडिया के पोस्ट लोगों तक पहुंच जाते हैं लेकिन लोकल इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंच पाते, साइबर सेल इस पर रिएक्ट नहीं कर पाता, तो क्या ये फेल्योर नहीं है? क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि होने दिया गया दंगा? तो मैंने कहा ना कि ये हो सकता है और मैं उसकी भी जांच करवाऊंगा, उसकी भी जांच कराई जाएगी कि अगर किसी के पास इंटेलिजेंस इनपुट था तो उसने कहां दिया, किसको दिया, कहां तक दिया, किस लेवल का दिया, कब दिया, सारी जांच कराई जाएगी। और अगर किसी ने अपने दायित्व का निर्वहन पूरी तरह से नहीं किया तो मैं जानना चाहता हूं सारे प्रदेश में इस मामले में कि मैं किसी को बख्शता नहीं हूं। अनिल जी, जब शोभा यात्रा निकल रही थी, जब इस यात्रा की इजाजत प्रशासन की तरफ से दी गई थी, तो क्या इस रूट पर पुलिस कर्मियों की पर्याप्त तैनाती की गई थी? क्योंकि जो तस्वीरें हम हिंसक झड़पों की देख रहे हैं उसमें पुलिसकर्मी की मौजूदगी नहीं है। खासकर जिस मंदिर का जिक्र बार बार किया जा रहा है उसमें चश्मदीद ये कह रहे हैं कि सिर्फ 10 पुलिसकर्मी भी मुश्किल से थे हमारे पास जो हमारी सुरक्षा कर पाते। देखिए, ऐसा है हर जिले में प्रदेश की कोई ना कोई स्थानीय कार्यक्रम होते रहते हैं और स्थानीय प्रशासन उसके हिसाब से जो उनके पास इनपुट होती है उसके हिसाब से उसकी व्यवस्था कर देता है। वैसे ही यहां पर किया गया, हर साल जितने कर्मचारी लगाए जाते थे इस बार भी मैंने पता कर लिया उतने ही पुलिस कर्मचारी लगाए गए थे क्योंकि ये नियमित थी। लेकिन जो कुछ हो गया वो किसी के सामने बात नहीं आई, इसी कारण से ये इतनी बड़ी घटना हो गई। जब ऐसी घटनाएं होती हैं या जब ऐसी यात्राएं निकाली जाती हैं अनिल जी, और मेवात इलाका आप भी जानते हैं कि कितना सेंसिटिव इलाका है, खासकर नूह की बात करें तो यहाँ पर कैसे संघर्ष की स्थिति हो जाती है कभी कभी, ये आप भी जानते हैं। ऐसे इलाके से अगर कोई संगठन यात्रा निकाल रहा है तो क्या जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर भी नजर रखेंगे? मोनू मानेसर का जिक्र हो रहा है तो उस वीडियो को लेकर क्या रिएक्ट किया पुलिस प्रशासन ने? इस बारे में कोई जानकारी, इसको लेकर क्या कोई कदम उठाए गए पुलिस प्रशासन की तरफ से? कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉय किए गए कि नहीं किए गए? देखिए, मोनू मानेसर जो है वो दोनों प्रदेशों की, राजस्थान में उसका केस दर्ज है और हरियाणा में भी उसका दर्ज है। दोनों प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ने का काम कर रही है। और मैं एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि किसी क्रिमिनल ने अगर कोई वीडियो डाल दी, इसका मतलब यह है कि तुम आग लगा दो? इसका मतलब यह है कि तुम किसी को धार्मिक अनुष्ठान करने न दो? ये कहां का ये आधार बनाया जा रहा है? मोनू मानेसर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, पकड़ा जाएगा, वो क्रिमिनल है, वो कल को कोई और भी डाल सकता है। आप कम से कम इस चीज का तो करो। आप एक व्यक्ति को आधार बनाकर आप किसी सारी यात्रा के ऊपर हमला कर दो। जिस प्रकार से गोलियां चलाई गई, पहाड़ों से गोलियां चलाई गई, एंट्री पॉइंट पे गोलियां चलाई गई, किसी ने तो तैयारी की है। अकस्मात कभी ऐसा नहीं होता, अकस्मात भी दंगे हो जाते हैं लेकिन वो बढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सभी इस जगह पर साइमल्टेनियस हो जाए। किसी न किसी ने तो उसका षड्यंत्र रचा ना जी। एंट्री पॉइंट पे गुड़गांव से हम फोर्स भेजते हैं, जब वह दंगा हो जाता है तो वो नूह के बॉर्डर पर ही उस पर हमला हो जाता है, वहीं पर गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे होमगार्ड के जवान शहीद हो जाते हैं, वहां पर कई पुलिस कर्मियों को गोलियां लगती हैं, पत्थर लगते हैं। तो भाई किसी ने तो किया ना भाई, किसी ने तो किया, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र रचा है। ठीक है अनिल जी, जिस तरीके का दंगा हुआ, ये इतना बड़ा दंगा था या इतना सुनियोजित तरीके से दंगा हो रहा था, इसे देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये एक पल में प्लान किया गया जैसा आप भी कह रहे हैं, या रातों रात प्लानिंग की गई, ऐसा भी नहीं लगता। ये कई दिनों से तैयारी हो रही होगी, कई दिनों से शायद पत्थर रखे गए होंगे घरों पर, कई दिनों से पेट्रोल पंप बनाए गए होंगे। ये जानकारी कैसे नहीं पहुंच पा रही थी प्रशासन तक, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी को लेकर घेरा जा रहा है आपकी सरकार को और आपको।
चलिए ठीक है, अनिल विज हमारे साथ जुड़े, गृह मंत्री हरियाणा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक बड़ी साजिश हुई है, इंजीनियरिंग हुई है और इस साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। साथ ही उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो लोग लापरवाही में शामिल रहे, जिनकी वजह से दंगा हो गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी लगातार मुकाबला जारी है। चर्चा इसी पर, नूह को आखिर किसने भड़काया। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला। विजय शंकर तिवारी जी, धार्मिक यात्रा निकाली गई, एक ब्रजमंडल यात्रा जिसमें कई लोग शामिल हो रहे थे और इस यात्रा में ये सब कुछ हुआ। इसकी आड़ में दंगा हो गया, लोगों ने पथराव किया। आरोप ये लग रहे हैं कि यात्रा में शामिल हुए लोग भी हथियार लेकर पहुंचे हुए थे, वो भी भड़काने की कोशिश कर रहे थे, सेंसिटिव जोन से गुजरने पर भड़काऊ बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से दंगा हो गया। प्राची, देखो, कुछ बोलने के लिए कुछ बोलना तो पड़ेगा इनको। अब रहमानी जी हैं या हमारे अतकुर रहमान जी हैं, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और ये वहाँ जो लोग, जिन लोगों ने ये हत्याएं की हैं, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि इन लोगों के इस प्रकार का काम करने की मनोदशा कैसे बनती है। उधर से ओवैसी साहब हैं, इधर से मौलाना है, उधर से बर्क हैं, इधर से रहमानी साहब बैठे हैं, उधर से अतकुर रहमान बैठे हैं। इन सबको पता है कि देखो, जो एक मिनट, रहमानी साहब, आप इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। हम चाहते हैं पीस कायम हो फौरी तौर पर। रहमानी साहब, आप बाद में बोलिएगा। रहमानी साहब, आपकी सरकार के देखो, रहमानी साहब, नहीं, प्राची देखो, मैं पूरी बात सुन रहा था। तस्लीम रहमानी जी, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए जरा, फौरन काउंटर कर लीजिएगा। मैं आपके पास आऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। देखो रहमानी साहब, क्या है आप, नहीं, देखो, ऐसे नहीं चलेगा। रहमानी साहब, 1 सेकंड रुक जाइए सर। आपने इनकी यात्रा पर बोला था, आपने बोला था कि यात्रा में हमला लेकर, असलहा लेकर पहुंचे हैं, आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया, तो मैं जरा इनसे पूछ तो लूं। बोलिए तिवारी जी। हाँ, देखो, हाँ, रहमानी साहब, आपने आरोप लगाया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। एक तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं, और दूसरा आपने कहा हम तलवार लेकर के, यानी शस्त्र लेकर गए थे। तो रहमानी साहब, 20 से 25 हजार लोग थे ये। अगर उनके पास अस्त्र शस्त्र होता तो आज जो हम डिबेट कर रहे होते, कुछ और डिबेट कर रहे होते। केवल हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, केवल हिंदुओं को मारा गया है। और जिस प्रकार की प्राची चर्चा चल रही है, तो उससे एक अर्थ यह निकलता है कि जितने मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, सबको आतंकी स्थान घोषित कर देना चाहिए, ताकि वहां पर जब भी कोई यात्रा निकले तो वहां पर सेना को लगाया जाए। इन पर विश्वास नहीं कर सकते, इन पर विश्वास नहीं कर सकते। यही कहना चाहते ना, यही कहना चाहते ना। यानी उनको एक प्रकार से मानना चाहिए कि ये आतंकी स्थान है, इसलिए जब भी कोई धर्म यात्रा निकलेगी तो यहाँ पर सेना बुलाना चाहिए, तभी धर्म तीर्थ यात्राएं निकल सकती हैं। इसका आप लोगों का कहने का मतलब है केवल इस दिशा में जा रहा है। दूसरी बात, रहमानी साहब, रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप सुन लीजिए। आप बोल चुके हैं, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। देखो, मैं कह रहा हूँ ये आपके लोग कह रहे हैं, ज्यादा सेना क्यों, ज्यादा पुलिस क्यों, ज्यादा पुलिस बल क्यों सारा पुलिस बल चाहिए? सामान्य पुलिस बल से काम क्यों नहीं चल सकता? जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां पर सहज सामान्य पुलिस बल से काम क्यों नहीं चल सकता? क्या मतलब है? मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल का क्या मतलब है? आप इस देश को करना चाहते हैं, आप तकसीम करना चाहते हैं इस देश को मुस्लिम बहुल? आप छोड़ दीजिए, अब आप रहमानी साहब छोड़ दीजिए। आपके हाथ से बॉल निकल गई, आपने उनको जस्टिफाई किया, आपने उनको जस्टिफाई किया, आपने उनको जस्टिफाई किया। आपने कहा हिंदू शस्त्र लेकर के आया था। एक भी मुसलमान को कोई चोट आई है क्या? एक भी मेवात में किसी मुसलमान को कोई चोट आई है क्या? हिंदू मारे गए हैं, हिंदुओं को चोट आई है, अस्पताल में वो है। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी और तस्लीम रहमानी जी, सर प्लीज एक एक करके बात करेंगे तो ये बात सबके सामने आ पाएगी कि आखिर मेवात में हो क्या गया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तस्लीम रहमानी जी, 1 सेकंड रुक जाइए। सर, आपने आरोप लगाया था, उसका जवाब आने देते आप। मोहम्मद फुरकान मेरे साथ हैं इस वक्त, AIMM का पक्ष रखेंगे। 1 सेकंड तिवारी जी, 1 सेकंड, उनका कॉमेंट नहीं हो पाया सर। 1 मिनट, बोलिए बोलिए तिवारी, जल्दी से कंप्लीट करिए। बोल दो उसको, काट दो। अच्छा चलिए ठीक है। मोहम्मद फुरकान जी, ये जो कुछ हुआ, इसमें भी सियासत ढूंढ लेना या इसमें भी इसका पक्ष उसका पक्ष ढूंढ लेना, क्या यही सियासतदानों का काम है?
इसमें तो आकर समझाएंगे ना आप लोगों को जो रेडिकलाइज हो रहे हैं कि मत उठाइए हाथ में पत्थर। प्राची जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी फरहान जी बोलिए। देखिए, ऐसा है प्राची जी, हरियाणा सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और जिस तरीके से आज टीवी पैनल में बैठकर प्रवक्ता, वो चाहे संघ के हों या चाहे जो भी हों, और उसकी नाकामी पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ये कौन सी यात्रा है कि जिसमें आप तलवार भाला और लाठी लेकर निकलेंगे? ये कौन सी धर्म की यात्रा इस तरीके से निकाली जाती है? दूसरी चीज, जहां हत्या हुई है वहां पर 5 लोगों की 6 लोगों की हत्या हुई है और इंटेलिजेंस आपका फेलियर रहा। आप अपनी नाकामी का टीचरा छुपा रहे हैं, एक समाज के ऊपर, समुदाय के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, जबको आपको ये पता है, इन्हीं के साथ साथ ये चिल्लाते फिर रहे हैं कि वो मिनी पाकिस्तान एरिया है, वो उग्रवादियों का एरिया है, वो पत्थरबाजों का एरिया है। उसके बाद भी आपका आप 20 सिपाही लगा करके उस यात्रा निकलवा रहे हैं। आपको तो वहां पर 8 कंपनी 9 कंपनी लगाना चाहिए, अगर आपको उन्हीं एरिया से निकालना चाहिए था। सर, पुलिस फेलियर पर सवाल उठना लाजमी है मोहम्मद फरहान जी, लेकिन मैंने आपसे जो पूछा पुलिस फेलियर को लेकर जो सवाल था वो मैं पूछ चुकी हूँ सरकार से, मैं पूछ चुकी हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जिन लोगों के हाथ में पत्थर थे उनको भी तो कुछ समझाइएगा ना, उनको भी तो कुछ बोलिएगा ना कि अगर कोई धर्म विशेष अपनी यात्रा निकाल रहा है तो आपको पत्थर नहीं बरसाने। देखिए प्राची जी, मैंने आपके सवाल को सुन लिया। जिन लोगों के हाथ में पत्थर थे या जिन लोगों के हाथ में लाठी थी या जिन लोगों के हाथ में क्या नाम है बंदूक रही, उन्हें लठियाने की जरूरत है। उन्हें इतना लठियाइए कि भूल जाए, उसके बाद पत्थर हाथ में उठाने के लिए और लाठी हाथ में उठाने के लिए, जिससे देश का माहौल खराब हो और आपसी भाईचारा जो बना हुआ है वो बिगड़ने ना पाए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मगर उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज जी कह रहे थे कि मोनू मानेसर अगर उसने वीडियो डाल दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि हिंसा आप कर देंगे या आप लड़ाई कर देंगे या दंगा कर देंगे। आज 6 महीने से एक हत्यारे को छोड़े हुए हैं, आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं और ये कह देते हैं कि वो क्या नाम है राजस्थान का मामला है। अरे वो तो रहा है यहाँ पर आपके हरियाणा में। राजस्थान का मामला नहीं बताया है मोहम्मद फरहान जी, उन्होंने कहा कि राजस्थान और हरियाणा दोनों का मामला है, दोनों पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, उनकी तरफ से कहा गया है मोहम्मद फरहान जी। और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मोनू मानेसर का नाम लेकर आप हिंसा कर देंगे। फरहान जी, संतर को समझिए। मोनू मानेसर ने अगर वीडियो डाली है तो आप पुलिस में शिकायत करिए ना, जाइए पुलिस के पास। हाथ में हथियार लेने से कोई सोल्यूशन निकलता है क्या? देखिए व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है, जो व्यक्ति 6 महीने से वांछित है, जिसको क्या नाम है तो 2 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। सर, उसकी हिस्ट्री क्या है ये मैं जानती हूँ, उसे कब से पुलिस ढूंढ रही है मैं ये जानती हूँ, उसने एक वीडियो डाला मैं ये भी जानती हूँ। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है फरहान जी कि 700 से 800 लोग एक साथ आगे बढ़ चलेंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे, गोली मार देंगे, पेट्रोल बम चलाएंगे, गाड़ियों को फूंक देंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है। लाइसेंस नहीं मिल जाता है हिंसा करने का एक वीडियो के आधार पर। एक मिनट प्राची जी ये बताइए, जिस टाइम हिंसा हो रही थी, अगर पुलिस प्रशासन वहां का लाइन ऑर्डर अगर चाहता तो 85 किलोमीटर दूर है दिल्ली। फिर मैं कह रही हूँ सर आपसे, पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाइए, पुलिस पर सवाल उठाइए। और वो सवाल मैंने पूछ लिया सरकार से, मैं सवाल उन लोगों पर पूछूंगी आपसे जिन लोगों ने हाथ में पत्थर उठाए, जो धार्मिक नारे लगा रहे थे। आचार्य जी, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी, जैसा कि फरहान जी कह रहे हैं, तस्लीम रहमानी जी भी कह रहे हैं, ये जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर थी, ये जिम्मेदारी पुलिस की थी। क्यों पहले रिएक्ट नहीं किया गया एक वीडियो को लेकर, जिसकी वजह से इतना बड़ा दंगा हो गया? प्राची जी, ये सब लोग जानते हैं किसकी जिम्मेदारी क्या हो रहा है। 600-700 लोग लगातार हमला कर रहे थे, ऑर्गेनाइज वे में हमला कर रहे थे, रास्ते बंद कर रखे थे। उसके बाद पुलिस के थाने पर पेट्रोल लेके गए थे, पेट्रोल लेकर। ये सब ऑर्गेनाइज था, ये सारा का सारा खेल है। और आज इंडिया टीवी ने जिस प्रकार की पूरी 2 घंटे से पूरी तफ्तीश सामने रखी है, एक बात सामने रखी है, किस प्रकार से साइबर क्राइम्स के लोगों को बचाने के लिए काम किया जा रहा था, कौन से खेल रचे जा रहे थे, किस प्रकार से पिछले लगातार कई दिनों से यूपी हरियाणा गवर्नमेंट काम कर रही है। यहाँ पे साइबर क्राइम के जो लोग रहते हैं उनको पकड़ने का काम कर रही थी, साइबर थाने को आग लगाने के लिए गए थे। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज खेल था। इनको पता था कि पुलिस वहां व्यस्त रहेगी और ये सारा का सारा जो खेल रचा जा रहा था इन लोगों का है। हर जगह ये खेल रच रहे हैं। हिंदू यात्रा इनके आगे से निकले, चाहे वो भागलपुर हो चाहे वो बरेली हो, जहां पर हिंदू निकलेंगे वहां पर ये कहेंगे इनको आग लगाने की जरूरत है। आज मुझे बताइए, ताजिए में तो निकालते हैं हिंदू मंदिर के आगे से, क्या हमने कभी पत्थर मारे?
नहीं, लेकिन लगातार जिस प्रकार से ये क्षेत्र बना हुआ है, नींद के अंदर, मेवात के अंदर पुलिस की हिम्मत नहीं है, इनकी जितनी पॉकेट्स है, सीलमपुर के अंदर पुलिस इस प्रकार से खौफ बना के रखा हुआ है कि साधारण व्यक्ति घुस नहीं पाता है, हिम्मत नहीं कर पाता है। और ये पूरे देश की विडंबना हो गई है कि ऑर्गेनाइज वे में इनकी पॉकेट्स कैसे डेवलप हुई है, जो मिनी पाकिस्तान के रूप में जानी जाती है, इसमें कोई गलत नहीं है। रहमानी भी जानते हैं, अतीकुर रहमान भी जानते हैं, मोहम्मद फरहान भी जानते हैं, लेकिन इन लोगों ने लगातार ऑर्गेनाइज था वो, ये तो कम से कम नजर आ रहा है। इस बात से तो आंखें बंद नहीं की जा सकती है कि जो कुछ भी वहां हो रहा था वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा था, वरना इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा नहीं हो जाते हैं। कॉल पर मैं और आप इतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अतीकुर रहमान जी, ये ऑर्गेनाइज था ना, इस पर आंखें बंद कर लेने से थोड़ी ना चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं आ रही हूँ फरहान जी, एक सेकंड हो जाइए, आ रही हूँ। प्राची जी, मुद्दा रेडिकलाइजेशन का है, 100% रेडिकलाइजेशन का है, और देश आप और हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि सुबह और शाम जब ये रेडिकलाइजेशन, नफरत हिंदू मुस्लिम टीवी डिबेट्स के ऊपर दिखाई जाती है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि रेडिकलाइजेशन ना होगा? हमको ये जवाब देना है कि आज हम 6 भारतीय यहाँ पर बैठकर अपने आप को हिंदू और मुस्लिम में बांटकर एक दूसरे के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? देखिए, ये नफरत, आप इस नफरत की आग में से देश को कैसे बचा पाएंगे? हम सबको जवाब देना है इसका। हम भारतीय हैं या हिंदू मुसलमान है? सारा का सारा खेल है यहाँ पर, ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज खेल किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को आगे किया जा रहा है। आप अगर वीडियोस को देखेंगे आपको जवाब दीजिए, छोटे छोटे बच्चों को आगे लेके आ रहे हो, राजनीति को आप धर्म से जुदा करेंगे? आचार्य जी, जवाब आपसे है, जवाब आपसे जनता मांग रही है, देश मांग रहा है कि आप इस पक्ष में हैं कि राजनीति को धर्म से अलग होना पड़ेगा, और वही कर रहे हैं। हम तो झेल रहे हैं, हम तो लगातार झेल रहे हैं जिस प्रकार की राजनीति को धर्म से अलग करने के पक्ष में है या नहीं, आप बताइए। आप लोगों के जिस प्रकार की नफरत को खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी बातें टीवी पर बैठकर अच्छी लगती हैं अतीकुर रहमान जी, लेकिन अगर इन बातों को जमीन पर फैलाइएगा तो हो सकता है कि लोग रेडिकलाइज ना हो, उनके हाथों में अगली बार पत्थर ना हो, उनके हाथों में फूल हो, ताकि इस तरीके का दंगा ना हो। फरहान जी दे दीजिए जवाब। आ रही हूँ रहमानी जी, आ रही हूँ, एक सेकंड अतीकुर रहमान जी। आप एक तरफ 3 हिंदू बिठा देती हैं, एक तरफ 3 मुसलमान बिठा देती हैं। मुझे मेरे ख्याल आप उधर कुछ मुसलमान बिठाएं और इधर कुछ हिंदू बिठाएं। तस्लीम रहमानी जी, इसलिए बैठाना पड़ता है कि सबको अपने अपना पक्ष करना है। अब आपके हिसाब से मेरा पैनल डिसाइड नहीं होगा सर। आप जैसी स्थिति ग्राउंड पर पैदा करेंगे वैसी स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुझे मेहमान बुलाने पड़ेंगे। तस्लीम रहमानी ये तय नहीं करेंगे। पहले आप ये तय कर रहे थे कि किसकी धार्मिक यात्रा निकलनी है और किसकी नहीं निकलनी है, और आप ये तय करेंगे कि मेरे शो में कौन मेहमान कैसे बैठेगा। ऐसे नहीं चलेगा सर, ये तय कर लीजिए पहले कि आपको लोगों को कैसे समझाना है। अपनी जिम्मेदारी पहले समझिए। अब रुक जाइए फरहान जी, सर प्लीज रुक जाइए। अब फरहान जी बोलिए, फरहान जी बोलिए। आप करेंगे, मैं चुप तो हो जाइए, घोर विरोध करता हूँ। अभी रुक जाइए, इनका माइक बंद कराइए। प्राची जी बोलिए। प्राची जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या नाम है, जुड़ी हुई हिंसा से है कि एक जिस तरीके से मेवात की मस्जिद के अंदर आग लगाई गई और इमाम की हत्या की गई, पहली बात। दूसरी चीज, इसका जिम्मेदार कौन? प्राचार्य जी बताएं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दंगाइयों को समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या अब भी तीसरी घटना को अंजाम देने के लिए मोनू मानेश्वर को छोड़ा जा रहा है? क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? इस तरह की तीसरी कोई घटना को अंजाम दे। एक नासिर और जुनैद की उसने हत्या की, दूसरा उसने क्या नाम है इस हिंसा की षड्यंत्र की साजिश रची, अब का तीसरी कोई घटना बड़ी होकर मोहम्मद फरहान जी, आप यहाँ बैठे बैठे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोनू मानेसर को लेकर एक बार फिर से विवाद हो सकता है। सर पुलिस पर यकीन करिए, प्रशासन पर यकीन करिए। अपने हाथों में हथियार उठाएंगे तो फिर देश ही चलेगा, उससे ना आपका फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा। मोनू मानेसर की आड़ में ये आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि आप आगजनी करने लग जाएंगे, आप सड़कों पर उतरेंगे, आप पुलिस पर हमला कर देंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर धार्मिक नारे लगाएंगे और कहेंगे जिंदा जला दीजिए पुलिसकर्मियों को, ये नहीं मिल जाता है आपको अधिकार सर। ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो गया है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो हरियाणा के मेवात के हालात सेंसिटिव हैं। इन सेंसिटिव हालातों में वक्त रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा वहां के लोगों ने भुगता। आलम यह हुआ कि जगह जगह आगजनी हुई, जगह जगह दंगे हुए। ऐसे में सीएम ये कहते हैं कि हम हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि हरियाणा का हाल क्या होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।